देखिए देखिए संजीव जी, हमारी स्क्रीन अभी दिख रही है ना आपको? जी। जी, बेसिकली हम लोग का दो सॉफ्टवेयर है, एक क्लाउड बेस्ड है, एक डेस्कटॉप बेस्ड है। ठीक है। तो अभी जो हम लोग जी। डेमोस्ट्रेट दे रहे हैं ये क्लाउड बेस्ड है, ये पूरा का पूरा आपका ब्राउजर बेस्ड क्लाउड पे ही रहेगा सारा डेटा, और सारी चीज़ें वहीं से आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी एक अनदर वर्जन है जो डेस्कटॉप बेस्ड है, वो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन वो दोनों मोड में चलता है, और वो टैली की तरह है, मतलब आपको हर एक कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो चलेगा। जी। ठीक है। जी। जी। तो वो कंपेटेबल, मतलब हर एक स्कूल का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, कोई बोलते हैं हम क्लाउड बेस्ड ज़्यादा फेस ईजियर है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, और कोई कोई स्कूल्स बोलते हैं कि नहीं मुझे डेस्कटॉप बेस्ड चाहिए, हम जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें खाली वहीं पर वो यूज होना चाहिए। तो वो वाला मोड भी है। तो अभी हम क्लाउड बेस्ड पे अगर हम जा रहे हैं तो ये हम लोग का URL है। यहाँ पे आपको चूज ब्रांच, मतलब हमारा जो ERP है वो मल्टी ब्रांच फंक्शनलिटी देता है, मतलब आपके अगर दो तीन अलग अलग ब्रांच भी अगर हैं तो उसको भी यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर से। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ब्रांच, फिर ये आपका आया फाइनेंशियल ईयर, मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन करना चाहते हैं आप, 23 24 24 25 25 26, ये हर एक का जिसे फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है। उसके बाद ये डेट का एंट्री लेते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी यूजर्स को क्या होता है ना, बैक डेट का एंट्री करना पड़ता है। ठीक है। सपोज कि शनिवार था, शनिवार को कुछ उसने एक्सपेंसेस एंट्री या रिसिप्ट वगैरह नहीं काटा, बट पेरेंट्स ने शनिवार को ही पेमेंट कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है। तो सोमवार को जब एंट्री करेंगे तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि करंट डेट एंड टाइम लेता है। तो यानी तो अगर आप करंट डेट एंड टाइम में अगर लॉगिन करेंगे तो सपोज 10 15 एंट्रीज आपको करनी है, तो हमेशा आपको डेट चेंज कर करके पीछे के डेट में एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मतलब बैक डेट में हम जा करके फीस वगैरह ले सकते हैं? हाँ, परमिशन अगर आप देंगे बैक डेट का तो बैक डेट में एंट्री हो सकता है। वो यूजर बेसिस पे है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका अकाउंटेंट को पीछे एक दिन का ही परमिशन देना है, 3 दिन का नहीं देना, हम्म। ठीक है, तो वो आप हम्म। सेट कर सकते हैं कि एक दिन पीछे का एंट्री वो कर सकता है, 2 दिन का कर सकता है। सपोज कि यूजुअली 2 दिन का दे के रखते हैं परमिशन, क्योंकि कभी कभी स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि सैटरडे है, सैटरडे को कोई इंटरनेट नहीं चला या कुछ नहीं हुआ तो मैनुअल एंट्रीज कर लिया उन लोगों ने, अभी वो सोमवार को आके एंट्री करते हैं संडे को छुट्टी होने की वजह से। ठीक है। हम्म। तो उस हिसाब से क्या होगा कि 2 दिन आप अलाउ करके रखे, 2 दिन पीछे की एंट्री वो कर सकता है बैकडेट में। तो वो टोटली आप कन्फिग्रेबल है, जिस यूजर को आप जितने पीछे दिन का एंट्री करने का परमिशन देंगे उस हिसाब से वो एंट्री कर पाएगा, और जिसको नहीं देंगे वो नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद अपना डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में ये जितने भी फंक्शनलिटीज आप देख रहे हैं, ये ड्यूज टिल टुडे, आज कितने ड्यूज बाकी हैं, कितनी की ट्रांजेक्शन्स बाकी है, इसका फिर ये कंपैरिजन भी देखेगा पिछले साल इसी टाइम तक कितना पैसा आया था या कितना बाकी था। ठीक है। तो ये टोटली कन्फिग्रेबल, आप यहाँ पे ड्यूज की जगह पे कुछ दूसरा चीज़ दिखाना चाहते हैं, टोटल इनकम कितना हुआ था या टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए थे अगले साल आज के तारीख तक में कितने स्टूडेंट्स हुए थे, ये टोटली कस्टमाइज कस्टमाइजेबल है। पॉसिबल है? हाँ, ओके। ये सारी की सारी चीज़ें चेंजेबल हैं। जो भी डेटा आप यहाँ पे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंपैरिजन आज का डेट से वर्सेस पिछले साल की डेट, या आप चाहते हैं कि आज के डेट से पिछले सप्ताह से कंपेयर करना है हमको, या पिछले महीने से कंपेयर करना है कि आज का 10 जनवरी है, सब 16 जनवरी है, और 16 दिसंबर तक में क्या ट्रांजेक्शन था उस महीने का। तो मंथ टू मंथ कंपेयर या वीक टू वीक कंपेयर या डे टू डे कंपेयर भी कर सकते हैं कन्फिग्रेबल। तो ये सारी चीज़ें कन्फिग्रेबल है। नीचे के भी सेक्शंस आपकी टोटली कन्फिग्रेबल है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दिखाना चाहते हैं 170, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये लिस्ट दिखाई दे देगा कि ये कौन कौन से क्लास की कितनी कितनी है, इसमें से हॉस्टल के कितने हैं, न्यू बच्चे कितने हैं, प्रमोशन किए हुए बच्चे कितने हैं, उसमें से डे स्कॉलर कितना है, ट्रांसपोर्ट से कितना आ रहा है, हॉस्टल वाला कितना बच्चा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। तो ये कॉलम्स भी आप कन्फिगर कर सकते हैं, आपको जो जो चाहिए वो एक्स्ट्रा कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके। तो सेकंड है आपका ईमेल अलर्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली ईआरपी में क्या होता है कि हमेशा कुछ भी चाहिए आपको तो ईआरपी में लॉगिन करके वो देखना पड़ेगा कि आज कितनी कलेक्शन हुई है, कितने के अमाउंट बाकी है, ठीक है, या कितने बच्चे ने पेमेंट शेड्यूल किया। तो यहाँ पे ईमेल अलर्ट्स सेट कर सकते हैं हम लोग ऑटोमेटिकली, और उस अलर्ट को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। सपोज दैट कि टूडेज फॉलोअप, डेली कलेक्शन, इन सबको आपने ईमेल पे सेट कर दिया और इसको शेड्यूल कर दिया आपने सिस्टम पे कि 12 बजे, शाम को 4 बजे, सुबह सुबह 9 बजे। तो सिस्टम 9 बजे ऑटोमेटिकली आपको वो ईमेल उस रिपोर्ट का भेज देगा। तो आपको ईआरपी में भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज कि मैनेजमेंट में ऑनर है या
आप खुद ही एक अकाउंटेंट है, आप शाम को चाहते हैं कि हमको डेली ईमेल मिल जाना चाहिए आज दिन भर का क्या कलेक्शन हुआ हमारा, तो आपको ईआरपी में आने की जरूरत नहीं है। सिस्टम आपको डेली शेड्यूल अगर किया हुआ है 7 बजे का, तो सुबह आपको ऑटोमेटिकली सुबह सुबह 7 बजे कल का कलेक्शन का पूरा हिस्ट्री दे देगा कि कल का आपका ये कैश ट्रांजेक्शन था, ये यूपीआई से आया था, ये चेक के पेमेंट थ्रू हुआ था, जो भी चीज़ें आपको चाहिए तो वो शेड्यूल करके आप रख सकते हैं। जैसे 2 डेज फॉलोअप है, आज कितने गार्जियंस को फ़ोन करना है आपको पेमेंट्स रिमाइंडर के लिए, ठीक है, कितने को किया या कितना पेंडिंग रह गया, वो सारी चीज़ें शेड्यूल करके रख सकते हैं अपने। फिर नेक्स्ट थिंग है अपनी एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी ईआरपी में जो सपोज ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई भी कलेक्शंस लेते हैं या बकाया ड्यूज बकाया है, तो जो भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए वो तो हम लोग आपको बना के देंगे ही बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं हम अपने हिसाब से देख सकें ग्राफ्स को, रिपोर्ट्स को, कि कब कौन सी रिपोर्ट्स देखनी है, कौन सी करनी है, तो यहाँ पे खुद से भी आप रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये से फीस कलेक्शन समरी मंथ वाइज है, आपको चाहिए कि नहीं हमको बार चार्ट में देखना है ये इन्फॉर्मेशन, तो बार चार्ट में देख सकते हैं, पाई चार्ट में देख सकते हैं। क्वेरीज को अपने हिसाब से आप रिटर्न डाउन भी कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये हम बना के दे रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम तो जो रिपोर्ट चाहिए वो तो हम दे ही देंगे, बट यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप खुद से भी अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या समरी था, किस रिपोर्ट्स पे शेड्यूल करना है, क्या चार्ट्स बनानी है, वो खुद से भी सेटअप कर सकते हैं आप लोग। अभी अपने ये मेन हम लोग के जो ईआरपीस के फीचर्स हैं वो मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया। बाकी हर एक स्कूल्स में सारी फंक्शनलिटी जो होनी चाहिए वो ऑलरेडी है। स्टूडेंट का एडमिशन लेना, फीस लेना, हॉस्टल मॉड्यूल, ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, अकाउंटिंग पूरी मिल जाएगी आपको कि ट्रायल बैलेंस शीट्स, नॉर्मल एक्सपेंसेस एंट्रीज वगैरह जो भी करनी है, तो वो सारे ही मॉड्यूल्स यहाँ पर एक्टिवेटेड हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन डेप्थ डिटेल लेवल पर है अपना। तो ऐसा कुछ रसीद काट के दिखाइए स्टूडेंट का। हाँ बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बार एडमिशन फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, न्यू बच्चे के एडमिशन फॉर्म कैसे लेते हैं अपने। तो एक तो ये फीचर्स भी है अपना कि कोई भी न्यू यूज़र, जैसे ही कोई नया स्टाफ या नया यूज़र एंट्री करता है अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, तो जैसे ही वो खोलेगा तो उसको टूर गाइड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए कि कहाँ पर क्या बटन क्लिक करने से क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। यहाँ पे न्यू करेंगे तो न्यू, फिर उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, फिर उसके बाद एडमिशन लेनी है तो क्या चीज़ की एडमिशन है, न्यू बच्चे हैं ना प्रमोटेड बच्चे हैं, डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा, इस तरह से पूरा टूर गाइड उनको मिल जाएगा, ताकि उसको एक बार ट्रेनिंग देने के बाद वो अगर स्टेप्स भूल भी जाता है तो वो देख सकता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आपने सपोज कोई भी नया यूजर है तो उसको आपने ट्रेनिंग दे भी दिया, ठीक है, उसके बाद भी अगर वो भूल गया एंट्री करने के लिए कहाँ पर कैसे क्या करना है, ठीक है, तो ऊपर में हेल्प का आइकॉन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस हेल्प के आइकॉन पे अगर दोबारा क्लिक करेगा वो, तो दोबारा वो टूर गाइड कभी भी देख सकता है कि किस मेनू बटन्स का क्या मतलब है, ठीक है। ये हो गई। तभी नए बच्चे का एडमिशन लेना है तो सिंपल यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई है, स्टूडेंट का कोड, ये सिस्टम जनरेटेड है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेबल है। अगर आप जिस भी नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करके रखेंगे वही आएगा। जैसे अभी STMAIS आ रहा है क्योंकि स्कूल का नाम संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल है, इस वजह से तो आपके स्कूल के हिसाब से प्रीफिक्स सफिक्स सेट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गई आपकी, एक्चुअली जो रजिस्टर में जो नंबर आप लोग एक मेंटेन कर रहे होंगे पहले से, ठीक है, या एफिलिएशन नंबर जो भी होता है जो बोर्ड देती है या जो काउंसिल देता है, तो वो नंबर आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ये हो गई न्यू रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन। प्रमोटेड बच्चे होंगे तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे है। तो स्टूडेंट की नेम, स्टेटस में बहुत तरह के न्यू स्टेटस हैं, पेंडिंग, एक्टिव, कंप्लीटेड, ड्रॉप आउट, इंटरेस्टेड है वो या कैंसिल होके जा चुका है वो बच्चा, ठीक। नीचे में फ़ोन नंबर्स हम लोग मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हम लोग कैप्चर करके रख सकते हैं कि घर में हो सकता है उसके पापा का, मम्मी का या पेरेंट्स का, उनका व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी। एड्रेस में भी मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, घर के एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, उनकी रसीद जिस एड्रेस पे कटेगी वो वाली एड्रेस। ईमेल भी मल्टीपल ईमेल्स से स्टोर कर सकते हैं। ऑफर्स टाइप के अंदर क्या होता है, मल्टीपल ऑफर बना के रख सकते हैं। सपोज कि एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे अगर हैं तो दूसरे बच्चे में कुछ स्पेशल डिस्काउंट आप देना चाहते हैं तो अप्लाई करके रख सकते हैं। फाइल्स टैब में आप उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पिछले स्कूल का कुछ भी है तो वो स्टोर करके रख सकते हैं आप उस बच्चे से रिलेटेड। प्रॉपर्टी टैब में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग जितने फील्ड्स यहाँ पे दिए हैं ऑलरेडी,
इससे अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम पे स्टोर करके रखना है तो वो यहाँ पे स्टोर करके अपने रख सकते हैं। फिर ये हो गया कोर्स। ये जो एडमिशन फॉर्म है, हाँ जो हमारा जो एडमिशन फॉर्म है ऑफलाइन का हार्ड कॉपी जो है, जी जी, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकते हैं। यूजुअली आपके हार्ड कॉपी के फॉर्म में जो जो भी फील्ड्स आपकी है वहाँ पे जो जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग कैप्चर कर लेंगे, वो कन्फिगर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा फील्ड है जो आपके हार्ड कॉपी में है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा, कोई इशूज नहीं है उसमें। और कोर्स टैब में आपकी यहाँ पे दिख जाएगी कि किस क्लास में आपको एडमिशन लेना है। सपोज किसी नर्सरी में लिया या एलकेजी में लिया तो एलकेजी के किस सेक्शन में एडमिशन लेना है, उसकी रोल नंबर ऑटोमेटिकली फिच होकर आ जाएगी, किस डेट से एडमिशन होगा, फीस कब से स्टार्ट होगा, ये दोनों ऑप्शंस अलग से दिया हुआ है, अलॉटमेंट डेट एंड फीस स्टार्टिंग डेट। इसका मतलब ये है सर कि कभी ऐसा होता है कि सेशन आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है बट बच्चे ने मार्च महीने में ही 10 दिन पहले ही एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो उसकी जो फीस आप चाहते हैं कि नहीं, वो फीस जो होगी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होनी चाहिए, मार्च में वो 15 दिन ऐसे ही पड़ेगा, हो सकता है। तो ये अलॉटमेंट डेट मीन्स हो गया कि वो किस डेट में आपने एडमिशन अलॉट किया उसको और फीस किस डेट से जनरेट होगी। तो ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट यूजुअली सेम डेट में ही होता है क्योंकि ये सिनेरियो आपका जब सेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पर ही आता है। उसके बाद तो अगर सेशन स्टार्ट होने के बाद जिस महीने में ज्वाइन करता है बच्चा, फीस यूजुअली उसी महीने से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर भी ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग दिया हुआ है, चेंज करने का इच्छा है तो कर सकते हैं। फिर ये पेमेंट टर्म्स, तो पेमेंट टर्म्स भी कन्फिगरेबल है अपने सिस्टम पे। कोई चाहता है कि नहीं मंथली पेमेंट करेंगे, कोई बच्चे के चाहते हैं कि नहीं वो 3-3 महीने का एक साथ करेंगे या 6 महीने की एक साथ करनी है, तो वो इंस्टॉलमेंट्स भी आप सेटअप करके रख सकते हैं। इसके बेसिस पे कुछ अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह ऑफर करना है पेरेंट्स को या बच्चे को तो किया जा सकता है। तो ये एडमिशन हो गई। अभी मैं आपको एक फीस लेके दिखाता हूँ कि फीस वाले क्या ऑप्शन है अपने यहाँ पे। फीस लेने के लिए सिंपल डैशबोर्ड पे अपना स्टूडेंट रिसिप्ट बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रही है ये टोटली कस्टमाइजेबल है। जिस यूज़र को जो मेनूज को वो सबसे ज़्यादा यूज करता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी सॉर्टिंग होती रहती है यूजर के बिहेवियर के बेसिस पे। जो यूजर जो मेनूज ज़्यादा एक्सेस करेगा वो ऑटोमेटिकली क्विक लिंक्स में आ जाएगी आपकी। तो स्टूडेंट रिसिप्ट पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, किस बच्चे की पेमेंट लेनी है आपको। तो यहाँ पे खाली आप चूज करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म के अंदर आप किसी भी मूड में बच्चे को सर्च कर सकते हैं, उसके फादर्स नेम के बेसिस पे, उसके फ़ोन नंबर के बेसिस पे, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस, कुछ भी डाल देंगे तो वो बच्चे आ जाएंगे आपके सामने में, ताकि वो सर्च करने में आपको दिक्कत ना हो। मतलब पेरेंट्स को अगर कुछ भी याद है तो उनका फ़ोन नंबर, उनके बच्चे का क्लास, सेक्शन, नाम, तो उनसे आप इजीली फेच आउट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने एक सेलेक्ट कर दिया अदिति कुमारी, इसको मैंने ओके किया, तो अदिति कुमारी का जो भी ड्यूज है ऑटोमेटिकली बाकी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे देखिए अदर्स का मतलब ये हो गया कि पिछले महीने में जब भी जो भी पेमेंट किया था इस पर्टिकुलर पेरेंट्स ने, उसमें से कुछ उनका बकाया रह गया। सपोज हो सकता है अगले महीने का भी 3150 रुपया होगा, उन्होंने 3100 ही पेमेंट किया, ठीक है, तो 50 रुपया बाकी रह गया, तो 50 रुपया ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होकर करंट मंथ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप सपोज कि आप चाहते हैं सितंबर महीने का पेमेंट देने के लिए पेरेंट्स आया हुआ है, सितंबर महीने हम सेलेक्ट करेंगे, व्यू डिटेल्स क्लिक करेंगे तो सितंबर महीने का ब्रेकअप दिख जाएगा। सितंबर महीने में जो 3100 रुपया का अमाउंट है ये कैसे आया है। तो ट्यूशन फी 1900 रुपया है, स्मार्ट क्लास फीस है 150 रुपया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जिस पिकअप पॉइंट से ये आ रहा था वहाँ का 800 रुपया है और एग्जामिनेशन फ़ी 300 रुपया है। तो ये एडमिशन के टाइम पे नहीं शेड्यूल हो जाता है कि एग्जामिनेशन फ़ी कब ऐड करनी है आपको। अगर सब सितंबर महीने में करनी है तो जब एडमिशन लेंगे उसी टाइम पर वो एडमिशन फीस सितंबर महीने के फीस में शेड्यूल हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अक्टूबर महीने का फीस वापस से नॉर्मल फीस हो गया है उसका 2850, फिर दिसंबर महीने में वापस से 3050 है। तो हो सकता है इस महीने में भी कोई एक्स्ट्रा फीस ऐड हुआ है। तो इस तरह से वो कन्फिगरेबल फीस हम लोग एक बार कन्फिगर कर देते हैं आपके स्कूल के बेसिस पे। उसके बाद जब भी आप एडमिशन लेंगे उसके पूरे साल की फीस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, आपको अलग से मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे ही हमने सितंबर महीने की फीस सेलेक्ट की है, व्यू टोटल किया, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया कि टोटल फीस उसकी 3150 रुपये थी और एडजस्टमेंट 50 रुपये का हो रहा है उसका। 50 रुपया मतलब पिछला बकाया है। तो ये सेम तरीके से रिवर्स मोड में भी वर्क करता है। अगर वो एडवांस दे चुका होता, सपोज 3200 रुपया देता और आपके कैशियर के पास 50 रुपया अगर
चेंज नहीं है तो वो 50 रुपया वो एडवांस आपके सिस्टम पे रहता है। जैसे ही नेक्स्ट महीने का पेमेंट होता तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी 50 रुपया ऐड होके 3200 रुपया हुआ है उस टाइम पर वो 3100 रुपया हो जाता ऑटोमेटिकली। ओके। ठीक है, तो ये अभी ग्रॉस टोटल 3200 हो गई है, इसमें नेट पेबल अभी 3200 है। तो कभी कभार हो सकता है कि लेट फी अगर ऐड हुआ और पेरेंट्स बोल रहा है कि इतना लेट फी हम नहीं देंगे या लेट फी में कुछ डिस्काउंट कीजिए, तो किसी भी तरह का अगर आपको डिस्काउंट देने का मन है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे ही आप डिस्काउंट देंगे तो ये देखिए नेट पेबल ऑटोमेटिकली उतने रुपये से कम हो जाएगा 10 रुपीज़ से। ठीक है, अभी नेट पेबल हो गया हमारा 3190 रुपया। इसमें से जो भी अमाउंट पे कर रहा है पेरेंट्स, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3000 रुपया वो पे कर रहा है। ठीक है, जैसे 3000 पे कर रहा है, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख रहा है आपको कि ड्यू और एडजस्टमेंट अमाउंट जो है वो 190 रुपया है। तो ये 190 रुपया कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी उसकी ऑटोमेटिकली। अगर सर एडवांस पेमेंट करता है हाँ तो? बिल्कुल, वो सिनेरियो भी देख लेते हैं। अगर हम 3200 रुपया देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ड्यू एंड एडजस्टमेंट वो -10 रुपीज़ दे रहा है। ठीक है, और जब हम इसको सेव करेंगे तो अगले महीने का जब पेमेंट हम अक्टूबर महीने का लेंगे तो जो 2850 रुपये था वो पेबल अमाउंट 2840 रुपये हो जाएगा। तो अभी मैं एडवांस वाला तो अभी दिख ही रहा है, मैं ड्यूज वाला मैं अभी एडवांस वाले को लेके ही कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आपका सर रिसीव यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि एडवांस है कि कैरी फॉरवर्ड है। सर यहाँ पे देखिए ये जो भी एडवांस में देखिए ये जो आपको अमाउंट अगर पॉजिटिव फिगर में दिख रहा है तो वो ड्यूज ही होगा। ये देखिए यहाँ पर जो ग्रॉस टोटल है तो ये आपका 3200 रुपये है। ठीक है, अभी जब प्रिंट आउट लेंगे तो फिर आपको यही चाहिए ना क्लियरिफिकेशन की कस्ट आपके पेरेंट्स को ये क्लियरली दिखना चाहिए कि वो क्या है, एडवांस हो रहा है ना ड्यूज हो रहा है, राइट। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सपोज कि ये रिसिप्ट हो गई, तो अभी मोड ऑफ पेमेंट क्या देना चाहता है वो, कैश, चेक, DDFT, UPI जैसे भी है। अभी फॉर एग्जांपल मैं कैश ही ले रहा हूँ अभी, फिर इसके बाद मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। Payment of rupees 3,200 received successfully by administrator through cash. यहाँ Thank you. पर ये वॉइस रिकॉग्निशन भी ऑन किया हुआ है। Aditi Kumari, payment of rupees 3,200 ठीक है। received successfully by administrator यहाँ through पर आपका cash. वॉइस रिकॉग्निशन भी Thank एनेबल you. किया हुआ है। अगर आप सपोज स्पीकर या फोन पे या गूगल पे में जिस तरह से पेमेंट करता है कोई भी पेरेंट्स, तो उसको एक ऑडियो सुनाई देता है ना कि उनकी पेमेंट रिसीव हो गई है। ठीक है, तो पेरेंट्स को अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नहीं हम आपकी पेमेंट को लॉक कर लिए, तो अगर आप कोई स्पीकर या साउंड बॉक्स अगर लगा के रखेंगे तो पेरेंट्स भी वो सुन पाएंगे उस टाइम पे कि आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है। तो ये एक बार सेव हो गई, उसके बाद मैं अब इसकी प्रिंट आउट दिखा देता हूँ आपको। सेव होने के बाद जब इसकी प्रिंट आउट आएगी आपके सामने में, तो ये आपका प्रिंट आउट का फॉर्मेट है। यहाँ पे फाइनल रिसिप्ट है। जी जी, जो पेरेंट्स को आप देंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स का ID, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, क्लास सेक्शन, एडमिशन की डेट क्या थी, पेमेंट कब किया उन्होंने, उनके फ़ोन नंबर, ये उसकी डिटेल्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, 3150 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी उनका रिफंड या डिस्काउंट दिया है 10 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया था, ये यहाँ पे देखिए प्रीवियस ड्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पर 50 रुपया आ गया। जो आपका डाउट था ना कि पिछला बकाया क्या था वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे इस रिसिप्ट में करंट मंथ का ये है अमाउंट, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है आपने, पिछले महीने का ड्यूज इतना था, अभी नेट पेबल हो गया 3190 रुपया, इसमें से उसने पेमेंट किया है 3200, एडवांस 10 रुपये की दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई। अगर आपको मैं पिछले महीने की रिसीट इनकी प्रिंट आउट दिखाऊं, ये जैसे पिछले महीने का था, ये इसका प्रिंट आउट देखिए आप, तो ये इन्होंने इन पे ये सारा महीने का एक साथ ही है। टोटल नेट पेबल अमाउंट है 16,750, 1700 का डिस्काउंट दिया था इन्होंने, तो नेट पेबल हुआ था 15,050 रुपया। ठीक है, उसमें से 15,000 का पेमेंट पेरेंट्स ने किया था, 50 रुपया ड्यूज रह गया था, जो कि अभी जो हम लोगों ने पेमेंट लिया वहाँ पे एडजस्ट हुई है ये अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से कैरी। अगर मान के चलिए कि अमाउंट गलत एंटर हो गया जी, या फिर मुझे उसमें कुछ मॉडिफाई करना है उस रिसिप्ट में, वो सर आपको अप्रूवल है सिस्टम मैकेनिज्म, आपको वो डिलीट करना पड़ेगा, और ये डिलीट की राइट्स ओनली एडमिन को ही दी हुई है। अभी सपोज जो अकाउंटेंट है, ठीक है, तो अकाउंटेंट इसको डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो चूंकि हम आप अभी एडमिन में लॉगिन किए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई है कि इस रिसिप्ट को आप डिलीट करके न्यू रिसिप्ट बना सकते हैं। तो रिसिप्ट जो रिसिप्ट नंबर मान के चलिए कोई एक्स रिसिप्ट नंबर है वो तो डिलीट हो जाएगा जी, क्योंकि रिसिप्ट नंबर से भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पर 1796 लास्ट नंबर है, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है आपके पास कि जब भी डिलीट करते हैं किसी रिकॉर्ड्स को, ठीक है,
तो इस हाँ। हर एक रिसिप्ट की एक सीक्वेंस नंबर मेंटेन होता है। जी। यहाँ पे सीक्वेंस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर अभी एडिटेबल नहीं है, ये डिसेबल किया हुआ है अभी, ठीक है। तो अगर आप लास्ट रिसिप्ट डिलीट कर रहे हैं तब तो सिस्टम आपको अलाउ कर देगा डिलीट करना, आप इजीली डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वो लास्ट नंबर था। वापस से जब नया करेंगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपने कंटिन्यूअस नंबर जनरेट हो गई है और मिडिल के नंबर को आप अगर डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट सिस्टम अलाउ नहीं करेगा एडिट करना। उसके लिए आपको पहले सीक्वेंस मास्टर से इसकी रीड ओनली को ऑफ करना पड़ेगा, अच्छा। ताकि बीच के नंबर को आप मैनुअली एडिट कर सकें। अभी जो नंबर आपने एडिट किया तो वो रिकॉर्ड तो एडिट डिलीट हो जाएगा, बट वो नंबर वैकेंट रह जाएगा वहाँ पे, ठीक। उसके बाद Vacant अगर रह जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं शो करेगा ना। डिलीटेड लॉग में तो रहेगा। देखिए हर एक ट्रांजेक्शन्स की अपनी एक ऑडिट लॉग होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी रिकॉर्ड को किसी ने भी डिलीट किया तो उस डिलीटेड का रिकॉर्ड्स का ऑडिट लॉग आपको मिलेगा कि ये इतने तारीख को बना था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप डिलीटेड वाले का भी देख सकते हैं, ठीक है। बट वो एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आपका उसका डिटेल्स नहीं आएगा। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स आप ऑडिट लॉग पे देख पाएंगे। यहाँ पे हम लोग का सभी जगह वो वर्जन मेंटेन होता है आपका ऑडिट लॉग पे, कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप एंट्री कर रहे हैं तो उसकी डिटेल लॉग मेंटेन होती है, कितनी बार मॉडिफाई किया गया कोई रिकॉर्ड्स को, पहले क्या नंबर था, सपोजेट कि ये 1900 है, बाद में किसी ने चेंज करके उसको, या डिस्काउंट का एग्जांपल लें, पहले 1700 दिया था, फिर किसी रिकॉर्ड्स पे उसने मॉडिफाई करके उसको 15 रुपया कर दिया, ठीक है। तो वो अदर सारे स्क्रीन पे होता है, बट ये जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट पे मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। आइदर आप न्यू रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, फिर डिलीट करके न्यू रिकॉर्ड बना सकते हैं। ऑल्टरेशंस पे यहाँ पे रिसिप्ट पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऑल्टरेशंस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है अभी हम लोगों ने। अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं ऑल्टरेशन का भी ऑप्शन चाहिए तो वो हम लोग इनेबल करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पेमेंट्स का देख लिया। अभी जो भी पेमेंट आई है उन सब का डे सीट ऑटोमेटिकली आप यूजर वाइज निकाल सकते हैं। तो सपोज आज हमने एक पेमेंट लिया 3200 रुपये का, ये आप चाहते हैं कि इस यूज़र ने लिया है तो इस यूज़र का देखना है आपको, तो गो करके आप इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसकी जो प्रिंट आउट आएगी ये इस तरह से उसकी प्रिंट आउट आती है कि DCR हो गया ना। डेली कलेक्शन सीट हम लोग इसको बोलते हैं, कि जो डेली इवनिंग में या जब काउंटर आपका क्लोज होता है तो हर एक यूजर सपोज मैनेजमेंट को हैंड ओवर करके जाता है ये, कि उसने कितना कलेक्शन लिया है, उसने कितनी एक्सपेंस एंट्री की है, उसके हाथ में कितना कैश है और कैश बैलेंस क्या है, वो उतने आपके काउंटर में हैंड ओवर करके जाएगा जो भी अथॉरिटी है उनको। अब इसको टर्मिनोलॉजी में हो सकता है आप कुछ और बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को सिस्टम पे इसको डे सीट बोल के देख के रखा हुआ है ऑप्शन। हम लोग DCR बोलते हैं, डेली कलेक्शन रजिस्टर। ओके, डेली कलेक्शन रजिस्टर, ओके। तो यही चीज़ है वो। तो ये सेम चीज़ आपको प्रिंट आउट में भी ले सकते हैं। इसकी हम लोगों ने ईमेल भी शेड्यूल करके रखी हुई है, जो आपकी DCR है। ये जो है ये क्या क्लास वाइज मिल सकता है, ये कहीं पता चले कि किस क्लास से कितना पेमेंट कलेक्शन आया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकते हैं इसको शेड्यूल। ये कस्टमाइज रिपोर्ट्स पे हम लोग ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी दिखाया था कि मुझे दिखाएं वो जरा। हाँ, यहाँ पे जैसे हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके रखा है ना इसे, ठीक है। जी। जो यहाँ पे ये दिख रही है आपकी जनवरी महीने में ये कलेक्शंस आई हुई है, फरवरी में ये आई हुई है, ठीक है। इसको हम लोग डे वाइज भी कर सकते हैं और आपका डे वाइज क्लास वाइज भी किया जा सकता है। तो चूंकि ये टोटली डेटाबेस पे स्टोर हो ही रही है, खाली क्वेरीज ही लिखना है हम लोग को, उसके बेसिस पे आपका प्रिंट आउट जैसा चाहेंगे वैसा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कस्टमाइज रिपोर्ट्स है आपका, सपोज इट की पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये अगर ओपन करेंगे तो जिस बच्चे की जो भी पेमेंट्स ली हुई है वो सारे यहाँ पे लिस्ट अपने हिसाब से आ जाएंगे, आपको शेड्यूल करेंगे तो वो आ जाएगा। अगर ड्यूज देखनी है तो ड्यूज देख सकते हैं। मतलब ये कस्टमाइज रिपोर्ट्स है। आप जो भी हमें क्या होता है सर कि कभी कभी क्लास टीचर को हाँ लिस्ट देना होता है कि कितना ड्यूज की, ड्यूज है, यस कितना पेमेंट हुआ है। बिल्कुल सर। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ड्यू लिस्ट अपने ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। स्टूडेंट ड्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जिस भी क्लास की ड्यूज लिस्ट देखनी है आपको, सपोज मुझे स्टैंडर्ड 1 की देखनी है, गो कर रहे हैं। किस क्लास का हमने लिया, क्लास 10। ये देखिए, तो यहाँ पर आपका ये क्लास वाइज सेक्शन वाइज भी है, मैंने खाली सेक्शन ए का निकाला है अभी, ठीक है। तो
तो ये स्टूडेंट्स का नाम, क्लास, फादर्स नेम, उसका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, ताकि आप ये किसी टेलीकॉलर वगैरह को आप देना चाहते हैं तो उसको भी दे सकते हैं फ़ोन वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट, करेंट अमाउंट। ये है आपकी प्रीवियस जो कैरी फॉरवर्ड ड्यूज जिसको आप बोल रहे थे, सपोज पिछला बकाया। ठीक है, ये अदर अमाउंट के अंदर आएगा। जैसे इसका एडवांस है 80 रुपया, तो माइनस में दिख रहा है। जिसका बकाया है वो यहाँ पर बकाया में दिखेगा। इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस मंथ में कितना बचा हुआ है। सर ये जो है एज ऑन डेट हम लोगों ने निकाला है। सपोज क्या, या मंथ बाय मंथ भी दे सकते हैं। मंथ वाइज अगर ब्रेकअप लेंगे तो मंथ वाइज भी आप ब्रेकअप निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो मोड दिया हुआ है। हाँ, मंथ बाय, ये एज ऑन डेट मतलब हो गया कि ये 16/1 को देख रहे हैं आज तक का कितना बकाया है। अगर आपको सपोज किसी बच्चे को देना है 31 दिसंबर तक का ड्यूज, तो 31 दिसंबर करके ड्यू चलाएंगे तो 31 दिसंबर तक का वो रिपोर्ट देगा आपको, और इसकी फिर प्रिंट आउट भी निकाल के आप क्लास टीचर को हैंड ओवर कर सकते हैं। हाँ वो ठीक है, बट मान के चलिए 31 दिसंबर से हम दिखा रहे हैं। हाँ, तो 31 दिसंबर से पहले का जो मंथ है, नवंबर, जी, सितंबर, अक्टूबर, हाँ हाँ, मतलब हो सकता है किसी स्टूडेंट का 5 महीने से ड्यूज हो। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो चीज बिल्कुल। हमें देखना है। हाँ, ठीक है, वो चीज़ अगर देखना है आपको तो जो आप अभी एग्जांपल जो दिए कि क्लास टीचर को जो आप देते हैं फॉलोअप्स करने के लिए, ठीक है, जी वो तो आप लास्ट फिगर अमाउंट ही उसको देंगे ना, कि ये इतने बाकी है, पेरेंट्स को आके बोलिए आप पेमेंट करने के लिए, राइट। अभी इसका जो ब्रेकअप अगर देखना है तो अगर आप पेरेंट्स को अगर देते हैं आप प्रिंट आउट करके डिमांड स्लिप वगैरह, ठीक है, जो क्लास टीचर को भी देना होता है, तो अगर आप डिमांड स्लिप देंगे तो फिर उन वहाँ पे डिटेलिंग आएगा आपका, ये इस तरह से। अच्छा, ये डिमांड स्लिप में ही डिटेल आएगा। ये जो सीट है, सीट में भी डिटेल कर सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब पे डिपेंड करता है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं सीट पे भी देना है मुझे ये डिटेल, फिर टोटल लास्ट कॉलम, चूंकि ये प्रिंट आउट पे नहीं आएगा आपका सीट से, ये जो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया ना, ये क्लास टीचर को हैंड ओवर करने के लिए रिपोर्ट बनाया गया है। तो क्लास टीचर को अगर आप देंगे तो उस क्लास टीचर के जो प्रिंट आउट है उस पर हॉरिजेंटली सीट पे ये किया हुआ है। अगर आप वर्टिकल करेंगे उसको तो फिर आपका ड्यू रिपोर्ट एक्चुअली एक सीट पे आएगा नहीं, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। नहीं वो तो ठीक है, बट एक्सपोर्ट टू पॉसिबल है ना कि ये मंथ वाइज हम यहाँ पे शो करें? बिल्कुल बिल्कुल कर सर सकते पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैं एक बार देख लेता हूँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे डिटेल आता है कि नहीं। क्योंकि सर पेरेंट्स क्वेरी कर देते हैं कभी कभी टीचर से कि किस मंथ में मेरा कितना बचा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल तो सर, फिर वो आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग तो फिर टीचर को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। नहीं, देखिए टीचर को अगर बताना है तो वो रिपोर्ट पे हम लोग दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर एक्चुअली में ये इंक्वायरी जो है यूजुअली काउंटर पर आकर पेरेंट्स पूछते हैं कि कितना ये जो 8,120 रुपया हुआ है ये कैसे हुआ है, राइट। तो वो क्लास टीचर से यूजुअली नहीं पूछते, वो जो जहाँ पर पेमेंट करते हैं वहाँ पर पूछते हैं वो आकर के। सर एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र है ये। ओके ओके ओके, ठीक है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं कुछ भी पॉसिबल है। नहीं नहीं, वैसा कोई रिक्वायरमेंट हमारा फिक्स नहीं है, ये टोटली कस्टमाइजेबल है। किसी भी रिपोर्ट्स पे आपको अगर जो भी कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड करानी है तो करा सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शंस दिया हुआ है हम लोगों ने इसी वजह से कि आपको खाली हॉस्टल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट वाले बच्चे का ड्यूज निकालना है या खाली हॉस्टल वाले का निकालना है या बीपीएल वाले बच्चे का निकालना है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं पूरा का पूरा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। आप जो भी कस्टमाइजेशन आपको रिपोर्टिंग इन पे सर पूरी एग्जॉस्टिव एंड कस्टमाइज्ड है। जहाँ पर भी जिस भी तरह की रिपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से, क्योंकि रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए हमें बैकएंड में डेटा चाहिए होता है खाली, और डेटा एक बार आ गया तो रिपोर्ट आप किसी भी तरह से निकलवा सकते हैं। यहाँ से फिर आप सेलेक्ट करके आप SMS एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। पेरेंट्स को ड्यू लिस्ट है, आप पेरेंट्स को व्हाट्सअप करना चाहते हैं, यहाँ पर खाली सेलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पर मैसेज पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर ये इस तरह से मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डियर संजय सिन्हा आपका इंस्टीट्यूट का बकाया राशि इतना है। वो आप मल्टीपल लैंग्वेज में भी है, सब हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी होगा। और ये व्हाट्सएप में या टेक्स्ट मैसेज में? ये अभी तो हमने व्हाट्सएप पर भी है, टेक्स्ट मैसेज भी है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपको ऊपर में दिखेगा। आपको सभी बच्चे को ईमेल करना है या सभी बच्चे को SMS भेजनी है या सभी बच्चे को व्हाट्सएप भेजना है, तो ये तीनों ही ऑप्शन एनेबल्ड है। टेक्स्ट मैसेज अगर आप शेड्यूल करके रखें तो टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज में अभी थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि टेक्स्ट मैसेज आप 160 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नहीं भेज सकते। उससे ज़्यादा बड़ा भेजने से वो मतलब एक मैसेज का जो लेंथ होता है वो 160 कैरेक्टर्स का होता है। तो मैसेज भेजने के भी एक बैलेंसेस होती है जो कॉस्ट करता है टेक्स्ट मैसेज का, तो उससे थोड़ा सा बड़ा मैसेज होने के बाद वो 2 बैलेंस डिडक्ट होगा आपका।
व्हाट्सएप पे क्या है कि एक मैसेज आप कितने भी बड़ा भेज सकते हैं। तो जैसे इसी डेमो के लिए इन्होंने जो शेड्यूल मैं डेमो दिखा रहा हूँ एक डेटाबेस का, तो यहाँ पर क्या है उन्होंने एक ही मैसेज में ऊपर में इंग्लिश में लिख दिया, फिर उसी के नीचे उन्होंने हिंदी में भी लिख दिया। तो ये उनका वन बैलेंस में ही ये डिडक्ट हो जाएगा, तो व्हाट्सएप पे ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा उनको। और यहाँ पर भी ये शेड्यूल करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो 20 बच्चे हैं ये जरूरी नहीं है कि अभी के अभी आप सेंड करें और उतने टाइम आपको स्क्रीन खोल के रखना पड़ेगा। तो ये 20 बच्चे को आप शेड्यूल कर दीजिए, ये शेड्यूल होकर के बैकएंड में ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। सिस्टम अब अपने हिसाब से बैकएंड से भेजता रहेगा उनको वन बाय वन। तो जब भी आप जो भी बाद में आपको अगर ये देखना है कि कितना मैसेज जा चुका है, कितना शेड्यूल हुआ है, तो जब भी आप होम पेज जो जहाँ पे जो लिंक दिख रहा था यहीं पर आपको एक और ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, शेड्यूल्ड व्हाट्सएप 20 मैसेज। तो मतलब ये 20 मैसेजेज हैं जो अभी शेड्यूल किए हुए हैं, जो डिलीवरी नहीं हुई है अभी। जैसे ही इसकी डिलीवरी होती जाएगी वो आपका ऑप्शंस कम होता जाएगा और यहाँ पर वो दिख भी जाएगा आपको कि कितने बच्चे का शेड्यूलिंग अभी पेंडिंग है। तो उनको इसमें इस बच्चे को क्या मैसेज जाएगा वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस तरह से वो शेड्यूल करके भी रखा जा सकता है। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आपको ये लगता है कि ये नहीं, ये मैसेज हमने गलती से शेड्यूल कर दिया, ये नहीं जाना चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो बल्क डिलीट भी कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो फिर उनको नहीं जाएगा। और आपको अगर ये देखना है कि कितने को कब कब भेजा गया, तो यहाँ पर ऑप्शन है सेंट एंड शेड्यूल। सेंट मैसेज में क्लिक करके जब गो करेंगे तो जिसको जिसको सेंड हुआ है वो दिखेगा। अगर शेड्यूल वाला देखेंगे तो जिसकी जिसकी शेड्यूल हो गई उसकी वो दिखेगी। एक ऑप्शन और भी है कि जब भी कोई भी यूजर कभी भी लॉगिन करता है सिस्टम पे, ठीक है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर को उनका व्हाट्सएप भेज देता है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले लॉगिन किया, ये मैनेजमेंट का नंबर था, तो उनको ये मैसेज ऑटोमेटिकली चल से मैंने 2:58 में लॉगिन किया है, तो इस नंबर पे ऑटोमेटिकली ये मैसेज जा चुका है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ लॉग्ड इन, मतलब हमारे ब्रांच का हेड ऑफिस का नंबर, ये लोकेशन गूगल का दे दिया कि इस लोकेशन से लॉगिन हुआ है, और ये गूगल मैप की लिंक दे दी उन्होंने। तो अभी इसको अगर व्हाट्सएप पे खोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो पिन पॉइंट एरिया कर देगा कि किस जगह से लॉगिन हुआ है हमारा सिस्टम। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्टाफ या टीचर अगर आपका स्कूल प्रीमाइसेस से बाहर में अपने घर से खोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको या मैनेजमेंट को आ जाएगा कि ये यूजर ने इस जगह से एक्सेस किया है इनको। इसके अलावा यूजर्स मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट लॉग इन्फॉर्मेशन मेंटेन होता है कि किस आईपी एड्रेस से कितने बजे लॉगिन किया गया है, तो कब कब लॉगिन हुआ, पूरा इन्फॉर्मेशन आप यूजर्स का देख सकते हैं। तो ये डेली अपडेट होता है ना? यस, ये तो एवरी टाइम, अभी मैं लॉग आउट करके लॉगिन करूँ ये रियल टाइम पे है, ऑलवेज ये रियल टाइम है आपका। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है टुडेज लॉगिन, आज हमने 18 बार लॉगिन किया है, कल हमने 24 बार लॉगिन किया था। टोटल काउंट टिल डेट, मतलब आज तक हमने कितनी बार सिस्टम पे लॉगिन किया है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑल रियल टाइम है, और ये पासवर्ड वगैरह पे कभी भी अपने चेंज कर सकते हैं, तो ये कोई इशूज नहीं है इसमें। ये सारे रियल टाइम डेटा है अपने। स्टूडेंट डाटा में दिखाइएगा कहाँ पे रहता है, ठीक है, स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन। हाँ, स्टूडेंट्स का टोटल इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट एडमिशन सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर जिस भी क्लास की देखनी है वो क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट किया, गो करेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगा आपके पास। तो सपोज कि हमें नर्सरी क्लास का या क्लास 10 का देखना है, सेक्शन ऑल की देखनी है, तो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास अभी। तो हम किसी भी बच्चे प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, इसकी प्रिंट, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हमने दिया हुआ है। इसकी प्रिंट एक बच्चे की इंफॉर्मेशन की प्रिंट आउट आप बोल रहे हैं या इसकी सीट पे बोल रहे हैं आप? नहीं, बच्चे का जो इंफॉर्मेशन है। हाँ, ठीक है, इसके बच्चे का इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे दे रहे हैं आपका, ठीक है। सॉरी, यहाँ से है आपका, तो वो एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे जाने के बाद एक्सेल से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इजिली। और फिर दूसरा यहाँ पर भी है, आप इस बच्चे को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज कोई आपका ऑलरेडी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ से बच्चे को आप एक्सेल पे इंपोर्ट करना, आपको हाथ से एक एक करके एंट्री नहीं करनी है। आप चाहते हैं कि हम वो एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर लें, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टूडेंट का टेम्पलेट बनी हुई है अपनी, तो इस फॉर्मेट में आप वो डेटा को फिल कर देंगे, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह करके, और इसको डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से सारा स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा आपका। तो आपको अलग से फिर कुछ एंट्री, हाथ से एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और सारे ही रिपोर्ट्स आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके प्रिंट आउट ले सकते हैं।
और कुछ कुछ सवाल है कि स्टैंडर्ड प्रिंट आउट फॉर्मेट जो आप फाइलिंग वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट जिस जिस भी स्क्रीन पे ज़रूरत है वो बनी हुई है ऑलरेडी। से ड्यू लिस्ट हो गई, स्टूडेंट की लिस्ट हो गई, या समरी लिस्ट हो गई, एक्सपेंसेस की लिस्ट हो गई। सपोज एक्सपेंसेस की आपको प्रिंट आउट चाहिए कि सारे एक्सपेंसेस की हमें देखनी है, तो सपोज मैं आपको एक डिस्प्ले लेजर समरी में लेके जाता हूँ। यहाँ पे किसी भी अकाउंट का हम अगर देखें तो सपोज कि वेज नॉन वेज अकाउंट सपोज बना हुआ है, वो किया, इनमें ये लेज़र है, कब कब खर्चा हुआ वो यहाँ पे दिख रहा है। इसका अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो अपने ले सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर लेजर्स का अगर आपको डिटेल प्रिंट आउट चाहिए कि कब कब एक्सपेंसेस हुई है, यहाँ पर विथ नरेशन कर देते हैं। एक चीज आपने नहीं दिखा, मैंने बोला था कि मुझे क्लास वाइज डीसीआर चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ हाँ जी सर, किस क्लास से कितना पेमेंट आया है? पेम में, अच्छा Day पेम, by day. हाँ डे बाय डे ना, एक मिनट होल्ड कीजिए। कलेक्शन समरी, रेसिपिएंट स्टूडेंट, यहाँ पे आपका यूजर वाइज तो कलेक्शन समरी है, आपको क्लास वाइज चाहिए डे सीट। अच्छा सर, हाँ भाई समझ गया। आपको क्लास, ये जो अभी दिख रही है आपको कलेक्शन सीट यहाँ पे, ये आपको जी। क्लास वाइज चाहिए फिल्टर यहाँ पे ना। ये अभी हमें सारा ही दिख रहा है कि पर्टिकुलर्स के अंदर क्लास 10C मोड ऑफ पेमेंट करके है, जैसे LKG A 2A, ये आपको क्लास वाइज चाहिए, डे वाइज एंड क्लास वाइज, ये ना जी सर, वो ऐड करवा देंगे हम आपका यहाँ पे। अभी जो एक फिल्टर्स खाली हम लोग के पास अभी यूजर्स की दी हुई है कि इस डेट रेंज के अंदर उस यूजर्स ने कितने कलेक्शंस लिए, तो यहाँ पे क्लास की फिल्टर लगा देने से आपकी क्लास वाइज भी आप निकाल पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं है, बट वो रिपोर्ट्स आपका यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने, खाली वो एक फिल्टर लगाने से हो जाएगा आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ क्वेरी है सर? सर इसमें टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स के लिए क्या एक्सेस है? देखिए, टीचर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट पोर्टल बनी हुई है लॉगिन की, जहाँ से लॉगिन करके वो अपनी इंफॉर्मेशंस को देख सकता है कि होमवर्क वगैरह, पेमेंट्स वगैरह क्या बाकी है नहीं है। टीचर्स का लॉगिन के लिए भी वहीं से होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन डॉट, टीचर के लिए यूआरएल अलग से है क्या सर? जी, टीचर्स को आप कौन कौन सा राइट्स देना चाहते हैं, अभी आप बताएंगे क्या एक्सपेक्टेशन आपका है टीचर्स के लिए? मान के चलिए स्टूडेंट डिटेल देख सके, वो अटेंडेंस देख सके, मार्क कर सके अटेंडेंस, फीस को देख सके, होमवर्क सेंड कर सके, यही सब जो होती है एक्टिविटी टीचर का। तो वो तो फिर आप सर इसी यूआरएल में राइट्स डिसाइड कर सकते हैं। फिर अगर आपको यही स्क्रीन उनको दिखानी है, ठीक है, तो फिर जिस तरह से यहाँ पर मॉड्यूल्स दिया हुआ है अपना फाइनेंशियल यूजर्स के लिए जो लॉगिन कर सकता है वो, ठीक है, तो सारे ही यूजर्स पे अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेबल है। जिस यूजर्स को जो जो मेनू आप एक्सेस देंगे वही सारा मेनू वो देख पाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर यहीं पर आप यूजर बना करके आप यहीं से वो उनको राइट्स भी दे सकते हैं। तो फिर यहीं से हो जाएगा आपका, इसी स्क्रीन, इसी लॉगिन यूआरएल से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल, यहाँ पे यूजर की रोल यहाँ पे डिसाइड की हुई है, तो सपोज यूजर का रोल जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंशियल यूजर, सेल्स, लॉजिस्टिक्स, असिस्टेंट मर्चेंट, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इस तरह से एक आप रोल बना करके यहीं से उनको दे सकते हैं आईडी पासवर्ड, उनको जो क्या, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ओके, क्या हुआ आपको? नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, अब देख नहीं रहे क्या नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, चले आते हैं आंधी तूफान की तरह। हाँ सॉरी सर, बोलिए। नहीं कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको इसी ERP का ही किसी पर्टिकुलर पेज का अगर उनको एक्सेस देना है, तो फिर तो आप इसी ERP में ही आप उनका यूजर बना के जो जो मेनूज की राइट्स उनको देना चाहते हैं वो ये जिससे उन्होंने अपने मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड से लॉगिन किया, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद क्लास टीचर को जो एक्सेस दिया हुआ है यहाँ पे मार्कशीट एंट्री करने की ऑप्शंस दी हुई है, ठीक है। तो ये जब भी मार्कशीट एंट्री करेंगे तो वो जो भी सपोज के एग्जाम टाइप है उनका, रिटन का, ओरल टेस्ट,
या प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल सेलेक्ट किया उन्होंने, सपोज जिस क्लास का उसने सेलेक्ट किया वो क्लास सेलेक्ट किया, उस क्लास के सेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे किस सब्जेक्ट का मार्क्स वो डालना चाहते हैं, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज का डालना चाहते हैं। उसके बाद वो जब सर्च करेंगे तो वो बच्चे की लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उनको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो मैक्सिमम फुल मार्क्स कितना है और मैक्सिमम मार्क्स वो कितना डाल सकते हैं इस बच्चे को। तो जो भी उसका उनका फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पे डालते हैं। अगर वो बच्चा सपोज कि 0 आया ही नहीं तो वो मार्क्स पे 0 लिख करके वो रिमार्क्स पे डालेंगे कुछ कि अपसेंट या प्रजेंट जो भी है, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर उसकी मार्कशीट पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर नीचे में यहाँ पे सेव बटन दिया हुआ है, तो सारे क्लास के वो एक साथ 30 बच्चे के इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डाल देते हैं और वो सेव कर देते हैं और ये इन्फॉर्मेशन फिर मार्कशीट पे डायरेक्टली आ जाती है या एडमिन के पास ही आ जाता है। तो हम लोग का एडमिन टीचर्स लॉगिन पे अभी हमने इतना ही डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि बाकी आप क्या क्या राइट्स इनको देना चाहते हैं। इस टीचर को जो जो भी राइट्स अगर आप देना चाहेंगे तो वो सारा चीज़ फिर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और हम लोग का इसी से कनेक्टेड एंड्रॉयड ऐप भी है और ऐप पे वो सारी फीचर्स है जो आप बोले ना होमवर्क वगैरह डालना चाहता है या नहीं, तो टीचर का ऐप पे वो सारी फैसिलिटी भी है। बट हम लोग ब्राउजर बेस्ड पर भी उसको राइट्स हम लोग देने का प्लानिंग यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। जिस तरह से ये एक्सेस दी हुई है उसी तरह से आप होमवर्क वगैरह देने का भी मेनूज ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। अभी सेम इसी तरह से मैं पेरेंट्स लॉगिन का भी स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये स्टूडेंट का लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपना फीस देख सकता है कि उनकी कौन कौन सी फीस है। ये टोटल पेबल फीस सपोज 10,200 रुपये बाकी है, उसने कब कौन कौन सी फीस बाकी है वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी किसी पर्टिकुलर फीस को अगर वो पेमेंट करना चाहता है तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन भी दिया हुआ है। पे नाउ पे क्लिक करके वो रेजर पे या ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट भी कर सकता है। और फिर यहाँ पे सपोज होमवर्क वो देखना चाहता है तो जो भी होमवर्क होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा उनको। अभी कोई होमवर्क वगैरह नहीं है, नोटिस वगैरह जो भी उनको दिया है टीचर्स ने स्कूल से वो सारी नोटिस उसको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरह से नोटिस वगैरह भी शेड्यूल किया हुआ है उनका। फिर उनका टिप्स एंड ट्रिक्स, क्वेश्चन बैंक, ई बुक, सिलेबस, कुछ कुछ वीडियोस वगैरह अगर है तो जो जो भी आप एडमिन में ऐड करके रखेंगे वो स्टूडेंट्स पोर्टल पे स्टूडेंट्स को दिखता रहेगा। ये एक्चुअली में पोर्टल छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हम लोगों ने मोबाइल कंफर्टेबल बनाया हुआ है, तो मोबाइल व्यू, तो इस वजह से ये डेस्कटॉप पे मैं दिखा रहा हूँ इसलिए इस तरह से दिख रहा है। तो अदरवाइज फिर यहाँ पर ये आपकी स्टूडेंट लॉगिन की स्क्रीन हो गई। किसी तरह का अगर मान के चलिए स्टूडेंट या पेरेंट्स टीचर के फोन में ये ऐप है, हाँ, उनको कोई नोटिफिकेशन सेंड करना चाहिए तो मतलब इस तरह से नोटिफिकेशन सेंड होता है बाकी सारे ऐप्स पे, ठीक है। हाँ, तो वो सारी नोटिसेस एक्चुअली में यहाँ पर भी लिस्ट पे भी आती है एक्चुअली। तो कोई भी मैसेज या होमवर्क वगैरह जब भी असाइन करेंगे तो वो सारी नोटिफिकेशन के थ्रू सेंड होता है। तो जब भी आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे अगर उसने ऐप को इंस्टॉल करके रखा है तो उसका एक नोटिफिकेशन फायर होगा और फिर वो नोटिस पे भी ऐड हो जाएगा आपका। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज का यहाँ पे मेन जो डैशबोर्ड है अभी यहाँ पे, क्या यहाँ पे कुछ हम नोटिफिकेशन चला सकते हैं, कोई न्यूज वगैरह कुछ ऐसा, मतलब ब्राउजर ये तो एक्चुअली में ब्राउजर पे लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ स्पेशली नोटिफिकेशन फ्लैश करवाना है तो फिर आप एक तो ये है स्लाइडर के थ्रू करवा सकते हैं। दूसरा अगर आपको यहाँ पे ये जिस तरह से फिक्स्ड कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वो कर सकते हैं। जैसे मार्क्यू होता है ना कि लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करते रहती है कुछ मैसेजेस वगैरह, ठीक है, हाँ, तो वो भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि ये तो हम लोगों ने एक रिप्रेजेंट डिजाइन किया है और किसी का रिक्वायरमेंट एक्चुअली उस तरह से आया नहीं हमें, तो वो कर सकते हैं आप। हाईलाइटेड सपोज डेट की न्यूज एग्जामिनेशन सपोज लास्ट डेट है या फॉर्म पेमेंट की लास्ट डेट है, तो जब भी वो होगी तो वो हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे आप, ताकि कोई भी लॉगिन करे तो आपको दिख जाएगा उसको। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आप एग्जाम का मॉड्यूल दिखाइएगा, क्या है सिस्टम आपके पास, क्योंकि अभी तक मैं हाँ देखिए जितने भी ERP वाले आए हैं, हाँ हाँ, तो हमारे एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं कर पाए हैं अभी। हाँ देखिए सर, एग्जामिनेशन का मैं पोर्टल दिखाता हूँ आपको। इसमें शायद कॉन्फ़िगर नहीं है ये वाली डेटाबेस, डेमो डेटाबेस पे। मैं एक मिनट आपको दूसरे डेटाबेस का दिखाता हूँ जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली एग्जाम का प्रिंट आउट लिया हुआ है ERP से। जैसे ये एक डेटाबेस है हमारा, ठीक है,
ये स्कूल्स का डेडिकेटेड ये पेमेंट मॉड्यूल वगैरह तो ये हमारा डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो डेस्कटॉप वर्जन्स, बट वही मार्कशीट के लिए हमारा ये ERP यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कॉन्फ़िगरेशंस मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले मास्टर सेटिंग्स के अंदर हम लोग का क्लास मास्टर में जाकर के हमारे सारे किसी भी, मैं क्लास में ओपन करता हूँ, शेड्यूल किया जाता है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इस क्लास में होती है, ठीक है। जिस तरह से ये इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, GK, रेगुलरिटी, बिहेवियर एंड वैल्यू, सिंसियरिटी, इसमें से दो मॉड्यूल है, एक स्कॉलिस्टिक्स एरिया और दूसरा है नॉन स्कॉलिस्टिक्स एरिया, ठीक। ये शेड्यूल हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेज हम लोग का आता है यहाँ पे सब्जेक्ट की फुल मार्क्स को एंट्री करने की ऑप्शंस, क्योंकि जब भी मार्कशीट प्रिंट करेंगे या टीचर जब मार्क्स डालेगा तो उसका फुल मार्क्स करने की ऑप्शंस देनी पड़ेगी हमें, उसके बेसिस पर ही वैलिडेशन फायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कि एग्जामिनेशन टाइप पे सपोज स्कॉलिस्टिक सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट करते हैं नर्सरी, तो यहाँ पे फिर फुल मार्क्स शेड्यूल करनी होती है कि ये जो मार्क्स होगा किस बेसिस पे होगा आपका, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी मार्क्स जो भी है, ठीक है। एग्जाम टाइप, तो यहाँ से आप फुल मार्क्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट फिर ऑप्शंस आती है अपने पास, फुल मार्क्स सेटअप हो गया, एग्जाम किस सब्जेक्ट में बनी हुई है वो एंट्री हो गई, फिर आती है मार्क्स एंट्री की स्क्रीन। तो मार्क्स एंट्री का जैसे मैंने आपको दिखाया कि दो मोड है, एक तो है कि टीचर अपने सेक्शन से मार्क्स एंट्री कर रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया कि ERP पे मार्क्स एंट्री करेगा वो मतलब खुद से एडमिन करेगा, मतलब कि टीचर ने नहीं डाला कुछ भी मार्क्स, आपको बैकएंड से डालना पड़ेगा। टीचर ने सपोज पेन एंड पेपर पे लिख के दे दिया, ठीक है, तो मार्क्स तो फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी हाथ से, वन बाय वन करके, ठीक है। तो वो अगर करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं कि जैसे आप क्लास सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया, सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई, उसके फुल मार्क्स भी आ गए कि कितने दे सकते हैं, उसमें से टीचर पेरेंट स्टूडेंट्स ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। यहाँ पे सपोज 9 मार्क्स ऑब्टेन किया, ये स्टूडेंट्स अब्सेंट था उस दिन, तो यहाँ पे 0 मार्क्स है, रिमार्क्स में आपने AB लिख दिया, ठीक है। तो ये एंट्री 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और एक्सेल से भी किया जा सकता है। तो एक्सेल से अगर करना है तो डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो इस क्लास के जितने बच्चे थे ऑलरेडी, ठीक है, उस सीट पे उन सबका नाम ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ जाएगा आपका। आपको खाली उसका जो ऑब्टेन मार्क्स है वो खाली एंट्री करना है और उसका रिमार्क्स एंट्री करना है और वापस से इसी सीट को अपलोड कर देनी है। तो ये जो फिल आप 1 बाय 1 हाथ से करते वो नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, आपको खाली सेव करना है, ठीक। तो ये मार्क्स भी एंट्री हो गई। तो आपका मार्क्स एंट्री हो जाने के बाद अब मेन पॉइंट आता है मार्कशीट प्रिंट आउट कैसे होगा अपना, ठीक है। तो मार्कशीट प्रिंट आउट करने के लिए अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएंगे, मार्कशीट, यहाँ पर मार्कशीट एंट्री का भी 2 ऑप्शन है, बल्क मार्कशीट और एक सिंगल मार्कशीट। सिंगल मार्कशीट मतलब हो गया कि आप एक एक करके एक बच्चे का मार्कशीट बना सकते हैं। उसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे, जिस भी बच्चे का मार्कशीट बनाना है उसे आप सेलेक्ट करना होगा हमें। सपोज ये बच्चे का मार्कशीट बनाना है, उसको हम सबने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे गेट सब्जेक्ट्स करेंगे, तो गेट सब्जेक्ट करने से क्या हो गया कि ये जिस भी क्लास का बच्चा है वो क्लास का सारा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया। आप यहाँ पे खाली मार्क्स फीड कीजिए और मार्कशीट अपने बना लीजिए, ठीक है। ये मैनुअल प्रोसेस है अपना। दूसरा एक बल्क प्रोसेस में क्या था, बल्क मार्कशीट एंट्री में जब जाते हैं अपने, तो यहाँ पर तो आपको सबसे पहले खाली ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किस क्लास का मार्कशीट बनाना है। टर्म 1 का बनाना है, किस क्लास के लिए बनाना है, सपोज नर्सरी के लिए बनाना है, सेक्शन 1 के लिए बनाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही गो क्लिक करेंगे हम, तो ये पूरा ही सीट डिटेल में हमारे पास आ जाएगा, सारे बच्चे का नाम एलोंग विथ जो मार्क्स हमने एंट्री किया है बैकएंड में, ठीक है। उसके बाद खाली जनरेट मार्कशीट करेंगे तो वो मार्कशीट जनरेट हो जाएगी फिर अपनी। तो ये मार्क्स जनरेट हो जाने के बाद खाली प्रिंट आउट कैसा आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। डेटा क्यों नहीं आ रहा है, टर्म 2 कर दिया। मैं अभी फिल्टर नहीं ऐड कर रहा हूँ, जिस बच्चे का भी सब्जेक्ट्स डाला हुआ है वो सारा जैसे यहाँ पे लिस्ट पे आ गया। अभी जनरेट करने से उन सबका मार्क्स ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर देता है। ये आना तो चाहिए था इसको।
सर मेरा जो सिस्टम है हाँ हाँ तो वो मैं थोड़ा आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। ओके ठीक है, मेन जो एग्जाम हमारा होता है वो 4 एग्जाम है। अच्छा ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट 1 होता है, उसके बाद टर्म 1, हम्म पीरियोडिक टेस्ट 2, उसके बाद टर्म 2, ये मेन एग्जाम है। ठीक है, ओके ओके और ये चारों का रिजल्ट जो है वो लास्ट में मर्ज होकर के बनता है। अच्छा ठीक तो ये चारों का सिंगल सिंगल भी देते होंगे या सिंगल सिंगल नहीं देते? नहीं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम PT1 हुआ पीरियोडिक का, हाँ हाँ तो वो तो सिग्नल जाता है क्योंकि वो अपने आप में पहला एग्जाम है। जी 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 ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सेशन के स्टार्ट में ही हो जाता है कुछ महीनों में। ओके ओके ठीक है, हाँ, उसके बाद जो मिड ईयर में जो टर्म 1 होता है, ठीक हाँ है, तो उसमें क्या होता है कि आपका 90% टर्म 1 का मार्क्स रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और 10% पिछले एग्जाम से आते हैं हाँ मार्क्स। हाँ हाँ कन्फिगर वो मर्ज परसेंटेज वो करके वो मार्कशीट निकलता है। जी अभी मैं हाँ समझ गया वो लॉजिक भी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक मार्क्स ये जो टर्म वाइज मार्कशीट है इसकी प्रिंट आउट की मैं एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ पहले आपको। सपोज ये बच्चे का स्टैंडर्ड 1 का मार्कशीट है, तो ये उनका टोटल मार्क्स इतना था आउट ऑफ 500, उनका ग्रेड B2 है। ये इनकी सब्जेक्ट की डिटेल्स है, जो अपने स्कॉलिस्टिक्स थे उसमें PT नोटबुक इस तरह से ब्रेकअप है, और जो ग्रेड वाले एग्जाम सब्जेक्ट्स थे वो ग्रेड वाले नीचे हैं आपके। ठीक है, अभी इसकी प्रिंट आउट आप एक बार देख लीजिए पहले। ये हो गई आपकी टर्म वाइज एग्जाम, ये टर्म 1 का है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे टर्म 1 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से ब्रेकअप उनका आता है। स्कॉलिस्टिक्स टर्म 1 100 मार्क्स का था, ये इस तरह से ब्रेकअप है उनका। ठीक है, ये ग्रेडिंग स्केल वगैरह है। फिर उसकी कोई स्कॉलिस्टिक्स एरिया जो ग्रेड वाले एग्जाम्स थे वो यहाँ पर आ गए, और जो डिसिप्लिन वाले एग्जाम थे वो नीचे आ गए। ये एज पर CBSE नॉर्म्स है आपका। ठीक है, एक फॉर्मेट में और दिखाता हूँ जो CBSE फॉर्मेट नहीं है, वो ICSE फॉर्मेट का मार्कशीट है। ये क्लास 1 का मार्कशीट है जो हमारे सिस्टम से निकला है उनका। ये दिख रहा है आपको? जी। तो ये सपोज दैट कि इनका जो है ये फाइनल टर्म का मार्कशीट है। ठीक है, तो इसमें फुल मार्क्स इतना था, इनका UT ये है, HHW ऑनलाइन, ये रिटर्न। ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं ना, ठीक है, जी। तो ये करंट टर्म का है उनका। और फिर अच्छा, ये करंट टर्म का नहीं, इसका इसमें वो कैलकुलेटेड फिगर है। आप जो चीज़ बैकएंड में जो लॉजिक बोल रहे हैं ना आप लोग कि 20 10 20 50, तो इसमें वो कैलकुलेशंस ऑलरेडी इनबिल्टेड है यहाँ पे। बट अगर आपका जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो डिज़ाइन किया है हम लोगों ने, उनका पहले आपको ओल्ड फॉर्मेट दिखा देता हूँ जो फॉर्मेट था, मैनुअल फॉर्मेट। ये उनका मैनुअल मार्कशीट था जो उन्होंने हम लोग को हैंड ओवर किया था। ये पहले वो लोग इस तरह से देते थे। ठीक है, इन्हीं को फिर हम लोगों ने सिस्टम पे कन्वर्ट किया है। तो इनका जो फॉर्मेट था उसके बेसिस पर हम लोगों ने फिर उसको डिज़ाइन किया है ऑलरेडी। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है, या आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है वो कंपेटेबल नहीं है आपके साथ, आपके स्क्रीन के साथ, ठीक है, तो वो आपके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं, आप जिस भी तरह से चाहते हैं। तो ये तो इनका अलग अलग है, मतलब ये क्लास 10 का है, ये क्लास 9 का है। तो इसमें जैसे UT प्रोजेक्ट्स और हैंड रिटन 80 का था, क्लास 2 का फॉर्मेट अलग है आपका, क्लास 1 का अलग है, तो हर एक का तो अलग अलग है। तो बेसिकली हम ये बहुत बोलना चाह रहे हैं आपको कि अगर इस फॉर्मेट में आपका फिट आ रहा है जो हमारा भी करेंट लॉजिक है, तो उसके हिसाब से आपका ये वर्क करेगा तो ठीक है। अदरवाइज आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो फिर हम लोग को वो फॉर्मेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा। और ये जो प्रिंट आउट होता है हमारा जो फॉर्मेट है सर, आपको जी 90% जो है लगभग आपका CBSE जो आपका फॉलो कर रही है। PYQP के अकॉर्डिंग जो उसका मार्कशीट डिजाइन है, हाँ हाँ, उसी के अकॉर्डिंग है। ये ना, ये वाली जो आप बोल रहे हैं, चेंज हाँ नहीं ठीक है, तो फिर तो अपना हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही कुछ है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, वो तो ऑब्वियसली हर एक स्कूल का थोड़ा मोड़ा कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से रिपोर्ट्स पे होता ही है, क्योंकि ये सब तो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना जो आपके स्कूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स के सामने में। तो ऑब्वियसली वो सेम टू सेम नहीं चलता है, हर एक स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। ठीक है, तो वो कोई इशूज़ नहीं है, वो हम लोग आपका ये पेरेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स आप हैंड ओवर करते हैं पेरेंट्स को, तो बिल्कुल भी हम उन सभी रिपोर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल ही हम लोग करके देंगे आपको। हाँ, कोई रिपोर्ट्स वगैरह होता है जो कि आपके इंटरनल ऑफिशियल यूज़ के लिए है, ठीक है,
तो वो सब रिपोर्ट्स पे हम लोग कभी हो सकता है कि ये कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी है, उसी में से हमने खाली कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड कर दिया आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि आप कभी हमको ये बोले कि नहीं ये सारे कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि वो कभी कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स वहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, जो अगर आपने नहीं बोला तो डिफॉल्ट में वही है, बाद में आप बोलेंगे हटाने के लिए, तभी हम लोग वो हटाएं, क्योंकि हमें लोग नहीं पता ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है तो मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉलम रिपोर्ट में वो भी आ रहा है, साथ में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आ रही है। बट जो रिपोर्ट्स या जो डेटा कस्टमर के पास जा रहा है तो वो तो ऑब्वियसली एकदम एंड टू एंड परफेक्ट होना चाहिए, तो वो हो जाएगा करेक्शन, उसमें कोई इशूज नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये मार्कशीट मॉड्यूल भी हमने आपको दिखा दिया। अभी जो हमारा दो तरह का डिज़ाइन है, एक सीबीएसई मॉड्यूल वाली और दूसरी ये आईसीएसई की डिज़ाइन है। सिक्योरिटी के बारे में सर बात करें, हाँ कितना सिक्योर है? हाँ, सिक्योरिटी के बारे में सर, हमारा जो सर्वर है ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे है। माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है, ऑलरेडी आप जानते ही, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो भी सर्वर होता है वहाँ पे उनका जो भी इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो तो रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, साथ साथ ही आपका जो भी पोर्टल चलेगा वो सिक्योर सर्वर लेयर पर ही चलता है अपना ऑलवेज। और रही सवाल की एक्स्ट्रा, इसके अलावा इन केस अगर कभी भी हैकिंग वगैरह कुछ भी होता है तो अपने सर्वर पे 2 टाइम्स डेली बैकअप होता है अपना डेटा, ताकि कभी भी सपोज एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, तो आपका हमेशा डेली का बैकअप हमारे पास रहता है, मॉर्निंग का भी बैकअप रहता है और इवनिंग का भी बैकअप रहता है। इन केस कभी भी अगर आपका बाय द चांस कभी डेटा हैक भी होता है आपका सर्वर, कभी भी 99% तो अभी तक तो सर हुआ नहीं है, 4 साल से हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को क्लाउड बेस्ड, और जो डेस्कटॉप मोड है वो तो खैर सिक्योर्ड ही है, वो तो पोर्ट के बेसिस पर ही अलाउड रहता है, तो वो तो हैक होता ही नहीं है। क्लाउड बेस्ड पे हम जब तक सबसे यूज़ कर रहे हैं कभी भी ऐसा सिचुएशन आया नहीं है, बट हम लोग को मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अभी इन केस इतने सिक्योरिटी लेयर्स के बावजूद भी कभी भी अगर हैक होता है डेटा आपका, तो हार्डली 1 डे का डेटा लॉस्ट होगा आपका, क्योंकि हमारे पास सपोज आज भी चल रहा है सिस्टम, सुबह का बैकअप हमारे पास है ऑलरेडी, तो आज दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उनका बैकअप ऑलरेडी है, तो कभी भी अगर हम डेटा को रिस्टोर करेंगे, सिस्टम को रीसेट करेंगे, तो कल तक का सिचुएशन हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब भी कोई भी आज का जितने भी ट्रांजेक्शन आपने एंट्री की है, ठीक है, तो वो सभी का जितने भी प्रिंट आउट्स आपने लिए, ठीक है, हो सकता है आपने 2 कॉपी प्रिंट आउट नहीं लिया था उनका, 1 कॉपी प्रिंट आउट लिया और पेरेंट्स को आपने दे दिया, ठीक है, तो उन सारी रिसिप्ट्स की पीडीएफ कॉपी सर्वर पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है, ताकि इन केस अगर हैकर्स हैक करेगा तो हमारे डेटा को हैक कर सकता है, कि जो फिजिकल फाइल हमने डाउनलोड करके सर्वर पे स्टोर कर लिया, ठीक है, तो वो तो हैक नहीं कर सकते ना वो लोग, तो कोई भी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर दिखा दूँ तो मैं अभी 2 लेवल्स ऑफ हम लोग सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग कि हैक हो ही ना, और सेकेंड ऑप्शन है कि अगर हैक हो भी गया तो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटास का है, आइदर ऑन फाइल मोड और इन बैकअप मोड। एक बात और सर, इसके अलावा आपका शेड्यूल किया हुआ ही है, अगर आप 3 टाइम 4 टाइम मेल शेड्यूल करके रखे हैं डेली ट्रांजेक्शन वगैरह को, तो डेली आपका मेल पे जाता ही रहेगा डेटा, मेल पे। क्योंकि एक्सेस को लेकर के थोड़ा बात करेंगे कि जैसे मैंने कुछ सिस्टम में देखा है ऐसा कि एक्सेस ब्लॉक करने के बाद भी यूजर उस चीज को एक्सेस कर लेते जो हमने एक्सेस नहीं दिया है। हाँ जी सर, देखिए वो तो टोटली डिपेंड करता है कि जिस भी ईआरपी कंपनीज को आपने दिया है वो उनका मैकेनिज्म क्या था, ठीक है। हो सकता है किसी कहीं पर कोई छोटा सा किसी पर्टिकुलर पेज पे ग्लिच है, या उस पर्टिकुलर पेज को राइट्स नहीं दिया गया है, हैंडल नहीं किया हुआ है वो चीज़, ठीक है। तो ये तो हर एक सिस्टम का अपना अपना ऑप्शंस एंड ओपिनियंस हो सकता है, हम दूसरी सिस्टम के बारे में कमेंट तो नहीं कर पाएंगे बिना देखे कि क्या था, बट हम ये एश्योर कर सकते हैं कि जो भी पेजेस एक बार अगर आपने टेस्ट कर लिया है उन चीज़ को कि ये राइट्स वर्क कर रही है, तो वो खुद से ख़राब नहीं होगा। एक बार अगर आपने सपोज एक यूज़र को आपने ये मार्कशीट की राइट्स दी और उसको आपने दिया नहीं दिया और वो खोल के भी आपने चेक कर लिया कि हाँ नहीं खुल रहा है, तो हम ये एश्योर्ड हैं कि वो कभी फिर नहीं खुलेगा किसी भी यूजर्स के लिए। हाँ, कोई नया पेजेस या नया मॉड्यूल्स हमने बनाया है स्पेशली आपके लिए, और वो हो सकता है हम लोगों ने डिलीवर किया और वो टेस्ट नहीं किया था ठीक से, तो वहाँ पर ये ग्लिच हो सकता है। बट वो ग्लिच अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई करके हमें दे दिया कि ये प्रॉब्लम है, तो सॉर्ट आउट करने के बाद हम ये एश्योर कर सकते हैं दोबारा वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम तो यही कर सकते हैं ना एश्योरेंस के लिए, हम तो ये अभी नहीं बोल सकते आपको।
मैसेजेस वगैरह का क्या सीन है सर? मैसेजेस मैसेज दोनों ईमेल ही अपना व्हाट्सएप। मतलब पेड ऑप्शंस है आपके पास, तो हमारे पास कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि मैसेजेस वगैरह हम ही से लेनी है आपको। हम एक ईआरपी प्रोवाइडर हैं, इसमें ये थर्ड पार्टी आप किसी भी वेंडर से आप एसएमएस या व्हाट्सएप की एपीआई ले सकते हैं। हम लोग अपने सिस्टम पे उसको इंटीग्रेट कर देंगे और डेफिनेटली। सर इसमें अगर हम एक्सेस करना चाहे अटेंडेंस मशीन का तो वो हो सकता बायोमेट्रिक का, है? यस, तो बायोमेट्रिक का भी हम लोग आपका अगर जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस आप वहाँ पे लगाएंगे उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन या मॉडल नंबर हमें देंगे, तो उसकी मैपिंग हम लोग अपनी ईआरपी के साथ कनेक्ट कर देंगे आपका। तो वो ठीक है प्रोवाइड हम सर। लोग नहीं करते एक्चुअली, जो हार्डवेयर है वो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस फिर रिक्वायर्ड हो जाती है, और हम लोग फिजिकली एक्चुअली में जा जाके सपोर्ट देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अभी कलकत्ता में हैं। अभी सपोज हार्डवेयर में कोई इशू आ गया तो फिर हमें वहाँ पे जाकर के उसको फिक्स आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग करते थे, आज से 5-6 साल पहले वो सर्विस भी देते थे हम लोग कंप्लीट एंड टू एंड, जो सपोज RFID वगैरह जो अटेंडेंस लेते हैं बच्चे सबके ऑटोमेटिकली मार्क हो जाती थी सिस्टम पे। बट उसमें चैलेंजेस ये आता है कि हमारा सॉफ्टवेयर हमारा मेन प्रोफेशन वर्क है और हम इसके मास्टर हैं, ठीक है। अभी कोई हार्डवेयर डिवाइस अगर हमने लगाया और वो हार्डवेयर फेल्योर हो गया तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारा बैकएंड काम करना बंद कर देता है। तो फिर उससे क्या होता है ना, हमारी रेटिंग्स एंड रिव्यूज खराब होने लगती है, लोगों को ये लगता है कि हम सर्विस अच्छा नहीं दे रहे, जबकि वहाँ पे मिस्टेक्स एक्चुअली हम लोग का था ही नहीं। तो इस वजह से हम लोगों ने वो मतलब पास ऑन कर दिया है कि जो भी आप हार्डवेयर लगाएंगे उसकी इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो आपको अपना खुद का सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपार्ट ठीक है फ्रॉम, सर। हाँ हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ भी डाउट्स हो या क्लियर करना है तो आप आगे जिस नंबर से आपको श्रावणी ने कॉल किया था उस नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं। और कभी भी इनकेस दोबारा किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे आपको सपोर्ट या डेमो देखने की जरूरत आपको वापस से लगती है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वापस से दिखा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेट्स वगैरह के रिगार्डिंग आप उनसे बात कर लीजिएगा एक बार, और कभी भी कुछ भी चीज़ की जरूरत हो तो आप उनको कॉल कीजिए, वो आपको फुल सपोर्ट करेंगी। और हम आपको ये एश्योर कर सकते हैं सर कि सिस्टम लेने के बाद आपका 100% सेटिस्फैक्ट्री वर्क हम लोग करके देंगे, क्योंकि हमारा टेस्टिमोनियल्स में भी आप देखेंगे तो अगर आपको फीडबैक वगैरह के लिए कुछ प्रिंसिपल्स का या कुछ स्कूल्स का नंबर्स वगैरह चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे जो 8-8 साल 10-10 साल से अभी कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और वो हैप्पी कस्टमर्स हैं आज के डेट में हमारे। तो आपको फीडबैक्स वगैरह करने के लिए कस्टमर रिव्यू के लिए अगर कॉल बैक करके वेरिफिकेशन वगैरह करना है तो वी यू आर ऑलवेज वेलकम, हम आपको शेयर कर देंगे उनकी डिटेल्स। ठीक है सर, मैं आपका फीडबैक जो है बहुत बहुत से शेयर करता हूँ। हाँ मुझे हाँ बस दो चीज यहाँ पे जो अभी तक किसी में देखने को नहीं मिली है, एक तो सिक्योरिटी को लेकर के, ओके। दूसरा मेरा जो एग्जाम मॉड्यूल है वो फुलफिल नहीं हो पाया। जैसे वो सब एग्जाम, अगर आप कर देते हैं, मेन जो है एग्जाम का। जी जी जी, ठीक है। नहीं सर वो हो जाएगा। देखिए अभी जो एग्जाम आपने देखा यहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया लग ही गया होगा कि हमने 2 स्कूल्स की दिखाया है आपको जो सक्सेसफुली मार्कशीट हमारे सिस्टम से प्रिंट आउट करके डिलीवर कर रही हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। हम खाली थ्योरेटिकली नहीं बोल रहे कि हमारे यहाँ पर ये है खाली स्क्रीन पे, तो वो दोनों ही स्कूल्स अपने प्रिंट आउट्स भी दे रहे हैं पेरेंट्स को, ठीक है। तो आप अपने बॉस से या अपने मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। और जहाँ सवाल फीडबैक्स का, तो जो 2 स्कूल्स अभी प्रिंट आउट दे रही हैं उनसे आपको फीडबैक लेना है तो आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि आप जो मार्कशीट मॉड्यूल हमारे सिस्टम से जनरेट कर रहे हैं या आपकी जो ईआरपी प्रोवाइडर है जो जनरेट कर रहे हैं, सर्विस कैसी है, सपोर्ट कैसी है, तो आप बात कर सकते हैं उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है सर। ठीक है। और सिक्योरिटी के मामले में तो मैंने बता ही दिया कि हमारा डेली बैकअप होता है और हमारे सारे फिजिकल कॉपीज हमारे मेंटेन होते ही हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर आप बाद में अगर ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि जो भी रिसिप्ट आपके सिस्टम से कट रही है वो सारी की अटैचमेंट कॉपी आपके मेल में आ जाए, साथ साथ ही जब भी कोई पेमेंट लिया आपकी उसकी PDF कॉपी, आपके इनवॉइस, उस बच्चे की रिसिप्ट आपके मेल पे आ जाए, तो हर एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स की तो मेल आपको आई जाएगी फिजिकली, ठीक है। तो कभी भी वापस से अगर डेटाबेस रिस्टोर होता भी है इन केस फ्यूचर में तो वहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली आपका। और आपका शेड्यूल भी करके रख सकते हैं, जैसे हमारा बैकअप शेड्यूल डेली बेसिस पे 2 टाइम होता है। अगर आप बेसिक रिमाइंडर, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिस्टम पे ऑप्शन है कोई भी रिपोर्ट्स को आप ईमेल अलर्ट सेट कर सकते हैं, तो आप अगर अपने ईमेल अलर्ट्स को आधे आधे घंटे पे सेट कर दिया डेली कलेक्शन का, जो आप DCR रिपोर्ट बोले, ठीक है। तो DCR रिपोर्ट को अगर आपने डेली आधे घंटे का मेल पे सेट कर दिया है तो हर एक आधे घंटे तक का कलेक्शन तो आपको मिलता ही रहेगा, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30 ऐसे करके, ठीक है। तो आपको उस रिपोर्ट से तो ऑलवेज आपको बैकअप मेंटेन हो गया आपका फिर हमेशा के लिए ही, तो कुछ चांसेस ही नहीं है डेटा लॉस होने का आपका। तो फिर ठीक है, प्राइस। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।